Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th May 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. So पहला टॉपिक लेने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाला मेंस 8 जुलाई से जो होने वाला है एपीएससी का मेंस उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात समझिएगा। आज के टाइम में मेरी समझ से सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एडेप्टेबिलिटी, एजिलिटी, मतलब एबिलिटी टू चेंज एज पर रिक्वायरमेंट या एज पर द सिचुएशन। तो कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस करने के बाद जब मैंने टाइम देखा 54 मिनट्स लग गए, तो मुझे एक बात का रियलाइज़न हो गया कि इतना सारा वक्त एक मेंस देने वाले स्टूडेंट्स को न्यूज़पेपर एनालिसिस पे यानी कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ों पे नहीं देना चाहिए। दैट इज़ नॉट ए राइट स्ट्रैटेजी। तो इस कारण से मैं अब अपना अप्रोच बदल रहा हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस का। अब डेली बेसिस पे मैं बस एक टॉपिक मेंस पर्सपेक्टिव से कराऊँगा, जो बिल्कुल पहला टॉपिक होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, टॉपिक फॉर अपकमिंग मेंस, न्यूक्लियर वेपन। आपकी इच्छा है तो आप न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो कीजिए और पहला टॉपिक देखने के बाद आप ड्रॉप आउट कर जाइए, बाकी टॉपिक्स मत देखिए, क्योंकि हम अब वापस से रिटर्न हो रहे हैं पुराने वाले तरीके पे। जैसा न्यूज़पेपर चलता था हमारा पहले, प्रीलिम्स और मेंस को मिक्स करते हम लोग पढ़ते थे, बेसिक जनरल नॉलेज डेवलप करते थे, तो हम उस तरीके पर लौट रहे हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो 26 मार्च का हुआ था, उसके बाद हमने अपना अप्रोच थोड़ा बदला था और पूरी तरह से मेंस ओरिएंटेड कर दिया था। 1-1.5 महीने हमने काफ़ी सारी मेंस रिलेटेड टॉपिक्स करी हैं। अब रोज़ एक टॉपिक में मेंस रिलेटेड करूंगा, लेकिन बाकी सारे टॉपिक्स मिक्स्ड होंगे। तो अगर आप अपकमिंग मेंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बाकी सारे टॉपिक्स को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरह से न्यूज़पेपर एनालिसिस करता हूं कि जो मेरे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं उनका डेली बेसिस पे नॉलेज कॉन्सोलिडेट हो। दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड न्यूज़पेपर एनालिसिस। सो मेंस वाले स्टूडेंट्स अब इससे थोड़ा बचिएगा। आपकी इच्छा है तो आप ये देखिए पहला टॉपिक। अगर वक्त का बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट है तो पहला टॉपिक में मत देखिए, लेकिन प्लीज़ फ्रॉम नाउ ऑन फोकस ऑन कंप्लीटिंग थिंग्स दैट आर मेंशन्ड इन योर सिलेबस, जैसे कि एथिक्स। उसके अलावा जीएस पेपर 1 में आप समझिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, जो भी एरियाज़ दिए हैं कन्वेंशनल एरियाज़, उनको कवर करने पे ज़्यादा फोकस रादर दैन थिंग्स दैट आई एम प्रोवाइडिंग इन न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो अब ये अप्रोच मैं रखूँगा 1-1.5 महीने तक, जब तक आपका मेंस हो नहीं जाता है। एक टॉपिक रोज़ मेंस पर्सपेक्टिव से होगा। इच्छा है तो देखिए, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो इसको भी मत कीजिए। फोकस ऑन कंप्लीटिंग कन्वेंशनल टॉपिक्स। और जो लोग अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इनके लिए मेंस टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है और बाकी के एरियाज़ भी इंपॉर्टेंट हैं। सो टॉपिक फॉर अपकमिंग मेंस, आज पहला टॉपिक है न्यूक्लियर वेपन्स। So this topic is important from our syllabus GS paper to international relations point of view. So क्यों हम लोग न्यूक्लियर वेपन के बारे में पढ़ रहे हैं, करंट कॉन्टेक्स्ट में क्यों आया है न्यूज़ में, वो भी ज़रा समझते हैं। आपको पता है हिरोशिमा वाज द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड दैट वाज हिट बाय न्यूक्लियर वेपन ऑन 6 अगस्त 1945। मतलब लगभग 78 ईयर्स अगो हिरोशिमा वाज हिट विथ न्यूक्लियर वेपन एंड देन नागासाकी। अभी हो क्या रहा है करेंटली, ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि जापान इज होस्टिंग नेक्स्ट G7 मीट, और अगला जो G7 मीट का होस्ट सिटी है जापान ने उसके लिए हिरोशिमा को चुना है। हिरोशिमा को इसलिए चुना गया है ताकि पूरे दुनिया का फोकस एक बार वापस से न्यूक्लियर वेपन और उससे होने वाली तबाही के ऊपर लाया जा सके, और जापान का जो गोल है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन, वो पूरा किया जा सके। तो दैट इज़ वाई हिरोशिमा इज़ इन न्यूज़, दैट इज़ वाई न्यूक्लियर वेपन्स आर इन न्यूज़, एंड दैट आई बिलीव अभी हाल फिलहाल में पेपर सेट किया जा रहा होगा। हो सकता है कि पेपर सेटर्स के दिमाग में न्यूक्लियर वेपन्स आए और उस पर वो सवाल दे दें। तो अब यहाँ पे एक इमेज देखिए, इंडियन एक्सप्रेस से है। द बॉम्ब निक नेम्ड लिटिल बॉय वॉज रिलीज्ड एट दिस पर्टिकुलर टाइम। 70% ऑफ हिरोशिमाज बिल्डिंग्स वेयर फ्लैटेंड। द अमेरिकन्स अनाउंस दैट इट वॉज एन एटॉमिक बम ओनली फॉर 16 आवर्स लेटर। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। मुद्दा ये है कि 70% तक जो घर थे हिरोशिमा के वो बर्बाद हो गए। सो मैंने आपको बताया 78 ईयर्स अगो Hiroshima city of Japan was bombed, and then 3 days later, Nagasaki city of Japan was also attacked with nuclear weapon.
Collectively, these two nuclear attacks led to death of more than 2 lakh people, and millions were subjected to nuclear radiation that handicapped them for life. And not just people who were exposed to nuclear radiation were handicapped for life. Even उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी उस न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण होने वाले बॉडीली इम्पैक्ट के कारण हैंडीकैप्ड हो रही है इन द सिटी ऑफ नागासाकी एंड हिरोशिमा। और जब से ये न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया गया है तब से पूरे दुनिया भर में एक समझिए न्यूक्लियर वेपन को लेकर के एक फियर साइकोसिस क्रिएट हो गया है। और न्यूक्लियर वेपन के इस इस्तेमाल के कारण वर्ल्ड हैज़ एंटर्ड इनटू अ रेस ऑफ डेवलपिंग मोर एंड मोर न्यूक्लियर वेपन। क्योंकि अमेरिका ने जब न्यूक्लियर वेपन बनाया तो दुनिया को एक बात समझ आ गई कि इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है, अगर खुद को बचा करके रखना है तो हमें खुद के भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने होंगे। एंड दैट इज़ हाउ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन हिरोशिमा एंड नागासाकी हैज़ फोर्स्ड द वर्ल्ड इनटू अ न्यू रेस विच इज़ न्यूक्लियर रेस। शायद से अगर यूएस ने ये हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर अटैक नहीं किया होता तो दुनिया को इसकी कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट का अंदाज़ा ही नहीं होता और फिर दुनिया इस तरह से मैड न्यूक्लियर रेस में इंगेज नहीं होती। तो इसी कारण से आप देखिए द वर्ल्ड इज इंगेजिंग इनटू अ काइंड ऑफ मैड रेस ऑफ डेवलपिंग मोर एंड मोर न्यूक्लियर वेपन, जिसको हम लोग न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कहते हैं। रशिया हैज़ डेवलप्ड मोर देन 6500 न्यूक्लियर आर्सेनल्स। यूएस हैज़ ऑल्सो इन एक्सेस ऑफ 6000। बाकी देशों के पास भी है, फ्रांस, चाइना, यूके, पाकिस्तान, इंडिया। ये थोड़ा पुराना डेटा है, इंडिया के पास भी लगभग 150 के आसपास है। बट मोर और लेस दिस गिव्स यू एन आइडिया कि वर्ल्ड कंट्रीज हैव डेवलप्ड अ लॉट मैनी न्यूक्लियर वेपन्स। और इसीलिए मॉडर्न वर्ल्ड को कहा जाता है एज ऑफ ओवरकिल। एज ऑफ ओवरकिल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जितना हमने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है इससे पूरी दुनिया को कई बार डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नॉट जस्ट वन टाइम बट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड मैनी टाइम्स, इट कैन बी किल्ड ओवरकिल्ड। इन दैट सेंस इट इज़ कॉल्ड एज ऑफ ओवरकिल। तो हमने इतना सारा न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। अब आज के डेट में न्यूक्लियर वेपन को लेकर के क्वेश्चन उठते हैं, जिस तरह का सवाल मेंस में आ सकता है कि क्या न्यूक्लियर वेपन्स की ज़रूरत है या नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स के जो फेवर में लोग बात करते हैं इन डिफेंस कि हाँ न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रीज़ को डेवलप करना चाहिए, बेसिकली दे गिव सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स ऑन 2 ग्राउंड्स कि न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड्स डिफेंस एंड डेटरेंस। डिफेंस, न्यूक्लियर वेपन गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू अ कंट्री। जैसे इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन क्यों बनाया, हमने 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया। क्यों किया? क्योंकि चाइना न्यूक्लियर वेपन ऑलरेडी डेवलप कर चुका था और ऐसी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान भी सरप्टिशियसली चोरी छुपे न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, नॉट ओपनली। सो जब दोनों ही फ्रंट पे कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर चुके हैं, उस केस में अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन नहीं डेवलप करता तो हाउ वुड इट गेट द सेंस ऑफ डिफेंस। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया जाता है। पहला आर्ग्यूमेंट तो डिफेंस है इन द फेवर ऑफ न्यूक्लियर वेपन। और दूसरा है डेटरेंस। माना जाता है कि न्यूक्लियर वेपन अगर पूरी दुनिया भर में ज़्यादातर देशों ने डेवलप कर लिया तो इससे डेटरेंस क्रिएट होगा। डेटरेंस मीन्स इट विल पुट अ काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑन वर्ल्ड कंट्रीज अगेंस्ट अग्रेशन ओवर अदर्स एंड दैट इज़ हाउ इट विल अवॉइड वॉर। मैं और सिंपल तरीके से डेटरेंस का मीनिंग समझा देता हूँ। एग्जाम्पल समझिए, अपने आप आपको बात समझ आ जाएगी। इंडिया पाकिस्तान के बीच में फुल स्केल वॉर 3 बार लड़ा गया है, 1965, 71, 99, राइट, फुल स्केल वॉर। उसके पहले 71 ऑफ कोर्स 1949 में आप समझ सकते हैं लड़ा गया, 47, 48, फिर 65, फिर 71, फिर कारगिल में भी, राइट। बट कारगिल वाज नॉट अ डायरेक्ट फुल स्केल वॉर, उसमें इंट्रूजन ज़्यादा था। मुद्दा ये है कि आप देखो 1948, 1965, 1971 को आप मान सकते हैं फुल स्केल वॉर। एंड देन दीज 2 कंट्रीज बिकेम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। जैसे ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट बने 1998 में, तब से लेकर के आज तक इन दोनों देशों के बीच में कोई फुल स्केल वॉर हुआ नहीं है। अग्रेशन बढ़ता है, ठीक है, टेंशन बढ़ता है, लेकिन फिर दोनों कंट्री बैक ट्रैक कर जाते हैं आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ अग्रेशन। क्यों? क्योंकि बोथ कंट्रीज नो कि बोथ ऑफ देम आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट। और अगर ये अग्रेशन एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया और न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गया तो नो वन विल बी विनर, बेसिकली बोथ कंट्रीज विल बी एट लॉस। तो बेसिकली न्यूक्लियर वेपन एक्ट्स एज डेटरेंस बिकॉज न्यूक्लियर वेपन एंश्योर्स
म्यूचुअल अग्रीड डिस्ट्रक्शन, मैड. So एक मैड डॉक्ट्रिन इज एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर वेपन. मैड डॉक्ट्रिन, mutual assured destruction. Country A has nuclear weapon, country B has nuclear weapon, and now both of them knows कि if we go at full scale war and either of the side starts nuclear war, other will also retaliate and that will lead to destruction of both sides. ये इंडिया पाकिस्तान का एग्जाम्पल हो गया. हाउ aggression or tension has not been escalated to full scale war after these countries became nuclear power states. Earlier there were 3 full scale war, 48, 65 and 71. The same could be argued for Cuban Missile Crisis. 1962 में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ यूएस और यूएसएसआर ब्लॉक के बीच में, दैट क्रिएटेड ए सिनेरियो जहाँ पे लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा वापस से यूएस और यूएसएसआर ब्लॉक के बीच में. बट आफ्टर अ लॉट ऑफ टेंशन एंड ऑल, द टू साइड्स अगेन बैक ट्रैक्ड, रिट्रैक्टेड. तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि न्यूक्लियर वेपन एक्ट्स एज ए डेटरेंस अगेंस्ट फुल स्केल वॉर. लेकिन देर आर सम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन ऑल्सो. सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की जो थॉट प्रोसेस है कि कोई भी देश न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, इस बात को जानते हुए कि सामने वाला भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, इस तरह के वो एक्सट्रीम फैसले नहीं लेगा. ये सब थॉट प्रोसेस जो है, इट एक्ट्स ओनली on countries that are having rational political thinking, but there are some irrational decision makers or irrational political decision makers also in the world. For example, North Korea, and North Korea is also a nuclear power state, and you do not expect कि North Korean government will always think in this rational manner. और नॉर्थ कोरियन सरकार जो है उसको पूरे देश के वेलफेयर से कोई मतलब तो खास है नहीं, उसको अपने पावर को प्रोटेक्ट करने से इंटरेस्ट है. और अगर उसकी पावर जाने लगेगी तो इट विल गो टू एनी एक्सटेंट टू रिटेन इट्स पावर, एंड इन दैट केस इट मे टेक इरेशनल डिसीजंस ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन. सो दिस आर्ग्यूमेंट की डेटरेंस वर्क्स एंड दैट अवॉइड्स वॉर, दिस आर्ग्यूमेंट वर्क्स ओनली फॉर रैशनल डिसीजन मेकर्स लाइक इंडिया, यूएस एंड ऑल, फ्रांस. इट डज नॉट वर्क फॉर इरेशनल डिसीजन मेकर्स लाइक नॉर्थ कोरिया. एंड देन देर आर प्रॉब्लम्स लाइक हमने न्यूक्लियर वेपन बनाया, कहीं गलती से वो न्यूक्लियर वेपन टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में लग गया, तो दे विल नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, और पाकिस्तान के अंदर तो टेररिज्म इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग सो मैनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इन पाकिस्तान. तो वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स जो है दैट दे मे फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स. प्लस अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं तो देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट ऑल्सो. सो दीज आर सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स गिवन अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड इन फेवर ऑफ कंप्लीट डिसआर्मामेंट. तो डिसआर्मामेंट को लेकर के जो सबसे इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट है वर्ल्ड स्केल पे या वर्ल्ड लेवल पे, वो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT. इट केम इनटू फोर्स इन 1970. इसके हिसाब से इस कट ऑफ डेट तक जिन देशों ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिया था, उन देशों को न्यूक्लियर वेपन रखने की परमिशन होगी फॉर द टाइम बीइंग. अदर कंट्रीज कुड नॉट डेवलप न्यूक्लियर वेपन. दैट वाज द मेन प्रोविजन ऑफ NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. कट ऑफ डेट 1970. उस टाइम तक ये जो 5 कंट्री हैं, UK, US, फ्रांस, चाइना एंड रसिया, कोइंसिडेंटली दे आर ऑल्सो द P5 कंट्रीज एट UNSC, इनके पास ही न्यूक्लियर वेपन था. सो NPT के हिसाब से सरल भाषा में कहें तो ओनली दीज कंट्रीज कुड हैव न्यूक्लियर वेपन्स, अदर्स कुड नॉट हैव. ऑफ कोर्स कुछ देशों ने दुनिया के NPT को फॉलो नहीं किया है, साइन नहीं किया है, और उन्होंने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं. उसमें नाम आता है इंडिया का, पाकिस्तान का, इजराइल का, नॉर्थ कोरिया का. साउथ सूडान ऐसा देश है जिसने ना ही NPT साइन किया है, ना ही उसने अपने न्यूक्लियर वेपन बनाए. ये बाकी के 4 देश हैं, इन्होंने NPT साइन भी नहीं किया और इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं. सवाल उठता आखिर इंडिया ने NPT को साइन क्यों नहीं किया है? जब इंडिया अपने आप को एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री मानता है, जब इंडिया कहता है कि वी स्टैंड फॉर वर्ल्ड पीस एंड हार्मनी, देन वाई वी हैव नॉट साइंड NPT? आंसर सरल है, इंडिया वांट्स कंप्लीट डिसआर्मामेंट. हम चाहते हैं कि दुनिया के सारे देश अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप कर दें, इंक्लूडिंग दीज P5 कंट्रीज. ये जो मौजूदा NPT का प्रोविजन है दैट ओनली P5 कंट्रीज कैन हैव न्यूक्लियर वेपन, दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर एंड इंडिया डज नॉट वांट दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी इंटरनेशनल अग्रीमेंट टू बी इम्पोज्ड ओवर वर्ल्ड कंट्रीज. तो अब का काम आसान करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने लेवल पे.
न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड कम से कम 4-5 चीज़ें याद रखिए। न्यूक्लियर वेपन्स के कारण कहा जाता है एज ऑफ ओवरकिल। इस तरीके से आप न्यूक्लियर वेपन्स पे कोई सवाल हो तो उसकी ओपनिंग कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। न्यूक्लियर वेपन्स के फेवर में कई सारे आर्गूमेंट्स हैं। फेवर में बेसिकली दो ही आर्गूमेंट है, डिफेंस एंड डेटरेंस। डिफेंस सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू अ कंट्री, डेटरेंस प्रिवेंट्स लार्ज स्केल वॉर। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, इंडिया पाकिस्तान फुल स्केल वॉर कभी नहीं लड़ा सिंस 1999 से। तो यहाँ पे आप म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड डॉक्ट्रिन भी नीचे ऐड कर सकते हैं, मैड डॉक्ट्रिन, राइट। जबकि अगेंस्ट में तो आर्ग्यूमेंट्स कई सारे न्यूक्लियर वेपन के। इरेशनल न्यूक्लियर पावर्स जैसे कि नॉर्थ कोरिया के हाथ में लग गया तो क्या हो गया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में लग गया तो क्या हो गया, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो गए तो क्या होगा। एक और जो इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है जो मैंने पहले नहीं बताया अब बता रहा हूँ कि भले न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने के कारण वर्ल्ड में एक तरह का पीस का माहौल है, क्योंकि कोई भी देश दूसरे देश के साथ फुल स्केल वॉर नहीं कर रहा है, भले ऐसा माहौल है। आप कह सकते हैं कि रसिया ने यूक्रेन के ऊपर इसीलिए अटैक किया क्योंकि यूक्रेन के पास अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं है। आप कह सकते हैं अगर यूक्रेन के पास अपना न्यूक्लियर वेपन होता तो रसिया उसके ऊपर अटैक नहीं करता। तो पूरे दुनिया भर में जितने देश हैं अगर न्यूक्लियर वेपन धीरे धीरे डेवलप कर लें तो वर्ल्ड में वॉर कम हो जाएगा। लेकिन इस तरह का जो पीस है, न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के कारण जो डेटरेंस है और उससे आने वाला जो पीस है, दैट एट बेस्ट कैन बी कॉल्ड नर्वस स्टेट ऑफ पीस। हमेशा डर तो लगा ही रहेगा कि पता नहीं कब अटैक हो जाए, नर्वस स्टेट ऑफ पीस। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कभी भी फुल स्केल वॉर नहीं हुआ आफ्टर दीज टू कंट्रीज बिकेम न्यूक्लियर वेपन स्टेट, बट एक नर्वसनेस तो रहता ही है कि कब कौन सा देश न्यूक्लियर वेपन अटैक कर दे। उसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स पे कभी सवाल हो तो आपको इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जरूर लिखना चाहिए। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, नो फर्स्ट यूज एंड मैसिव रिटेलिएशन, नो यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, वो पहले हम कर चुके हैं। यहाँ पे एनपीटी देख लेते हैं, कट ऑफ डेट 1970, उसके हिसाब से P5 कंट्रीज कुड बी न्यूक्लियर वेपन। इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया है बिकॉज इंडिया सपोर्ट्स कंप्लीट डिसआर्मामेंट। एनपीटी क्या कर रहा है, पार्शियल डिसआर्मामेंट की बात करता है, एंड एनपीटी इज डिस्क्रिमिनेटरी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट साउथ एशियन गैस इंटरप्राइज एंड तापी पाइपलाइन। अब जो लोग भी मेंस लिखने वाले हैं आने वाला, वो यहाँ के बाद ड्रॉप आउट कर सकते हैं। ये सब टॉपिक जो हैं वो अगले साल के लिए पीटी और मेंस पर्सपेक्टिव से मैं बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस चलता था। तो इस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सेज, साउथ एशियन गैस एंटरप्राइजेज, ये एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम है। इंटरनेशनल कंसोर्शियम मतलब एक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिसका मेन काम है डीप वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स लगाना। तो अंडर सी पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स लगाना काम है सेज का, साउथ एशियन गैस एंटरप्राइजेज। हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि इसने भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से सपोर्ट मांगा है ताकि वो एक अंडर सी पाइपलाइन प्रोजेक्ट बिछा सके फ्रॉम गल्फ कंट्रीज टू इंडिया। इस तरीके का एक अंडर सी पाइपलाइन प्रोजेक्ट ईरान और ओमान से, तो ओमान और ईरान से ये दो पाइपलाइंस आएंगे अंडर सी और फिर यहाँ आकर के गल्फ ऑफ कच्छ से कनेक्ट करेगा इंडिया को। इसके लिए उसने भारत सरकार से परमिशन और रिक्वेस्ट मांगा है और सपोर्ट मांगा है। सेज पाइपलाइन लगभग 2000 किलोमीटर लंबा होगा एंड इट विल कनेक्ट मिडिल ईस्ट विथ इंडिया। इससे इंडिया को काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है। हर साल जो हम लोग एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, आखिर इंपोर्ट तो हम लोग करते ही हैं क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस इन देशों से, उस एनर्जी इंपोर्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो लगता है, शिप से लाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है। उसके अलावा हम लोग ज़्यादातर मंगाते हैं क्रूड ऑयल, क्योंकि नेचुरल गैस को इस तरीके से इंपोर्ट करना कठिन है, तो इस तरह से नेचुरल गैस इंपोर्ट होता भी नहीं है, राइट। शिप में कितना नेचुरल गैस ले आओगे, तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं जिससे हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। ये अगर पाइपलाइन हमने कनेक्ट कर दिया तो नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, जिससे इंडिया लगभग हर साल 7000 करोड़ रुपए जो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में हम लगाते हैं वो बचा सकता है। तो वैसे क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते रहेंगे, उसको पूरी तरह से एलिमिनेट तो कर नहीं पाएंगे, येट जो हमारा एक्सपेंडिचर है क्रूड ऑयल इंपोर्ट पे, दैट कैन कम डाउन बाय 7000 करोड़। सो दैट विल बी ए बिग सेविंग फॉर इंडिया। ये एक फ़ायदा होगा इस सेज पाइपलाइन का, सेज इंटरप्राइजेज का जो अंडर सी पाइपलाइन प्रपोज्ड है उसका। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो पाकिस्तान बीच में एक आप समझिए बफर स्टेट की तरह काम करता है, जो हमें कनेक्ट करने की नहीं देता है विथ
मिडिल ईस्ट कंट्रीज थ्रू लैंड पाइपलाइंस, उसको हम बाईपास कर पाएंगे. वी विल बी एबल टू बाईपास पाकिस्तान which acts like an obstruction as far as India's connectivity with West Asian countries is concerned for energy requirement. इसका बेस्ट एग्जांपल है तापी पाइपलाइन. देखिए तापी पाइपलाइन, तापी का फुल फॉर्म है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया पाइपलाइन. तुर्कमेनिस्तान से एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है जो इंडिया तक कनेक्ट करेगी, जो नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करेगी इंडिया तक, लेकिन ये आ रहा है पाकिस्तान के थ्रू. ये पाइपलाइन पे चर्चा चल रही है 1995 से. इसको कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू हो गया 2005 से ही, लेकिन 18 साल हो गए ये पाइपलाइन आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान ऑफ कोर्स डज नॉट वांट टू गिव इंडिया डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू द सेंट्रल एशियन कंट्रीज. मैंने सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, रसिया, चाइना, इंडिया, ये इक्वेशंस कराया है जब मैंने आपको SCO पढ़ाया था, राइट, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं तापी पाइपलाइन हैज़ नॉट बीन येट कंप्लीटेड बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन प्लेड बाय पाकिस्तान. तो पाकिस्तान का जो लोकेशन है दैट इज़ नॉट अलाउइंग इंडिया टू हैव डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज या वेस्ट एशियन कंट्रीज. एटलीस्ट विथ हेल्प ऑफ दिस प्रपोज्ड पाइपलाइन, सेज पाइपलाइन, इंडिया विल बी एबल टू बाईपास पाकिस्तान एंड विल हैव डायरेक्ट कनेक्टिविटी विथ वेस्ट एशियन कंट्री एंड इट कुड बी अ ग्रेट एडवांटेज. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए छोटा सा न्यूज़ है, सेबी ने हाल फिलहाल में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के ऊपर, उनके बोरोइंग के ऊपर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं. अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, ये सब सिविल सर्विसेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है नए स्टूडेंट्स के लिए ये जानना कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते क्या हैं. तो देखिए जैसे हम और आप पैसा बचाते हैं, सेविंग्स करते हैं, तो अपना पैसा हम लोग फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं, अपना पैसा हम लोग म्यूचुअल फंड में डालते हैं. वैसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनका जब पैसा होता है तो वो अब FD करने तो जाएंगे नहीं, वो म्यूचुअल फंड करने तो जाएंगे नहीं, हज़ार करोड़ में, 500 करोड़ में. What they do, they have an option to put their money in alternative investment fund. It is a special investment category that differs from conventional investment instrument. तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इज एनी फंड इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विच इज़ अ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट. प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट मतलब कोई एक कंपनी हमने बना दी, ABC कंपनी, जिसमें हाई वर्थ इंडिविजुअल्स या बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसा लिया और फिर उसको कहीं दूसरे जगह इन्वेस्ट किया, जहाँ से रिटर्न आया तो ये जो ओरिजिनल हमें पैसा देने वाले लोग थे, हमारे इन्वेस्टर्स, उनको हम रिटर्न देते हैं. तो AIF इज एनी फंड established in India which is a privately pooled investment vehicle that collects funds from sophisticated investors from both India and foreign for investing. It pools fund from investor and invests them under different categories of investment as specified by SEBI. तो SEBI ने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड के अलग अलग कैटेगराइजेशन कर रखे हैं. तो ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड है, इस तरह के कई सारे जो हाई वर्थ इंडिविजुअल्स उनका पैसा लिया जाता है और फिर उसको अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट किया जाता है और उससे जो प्रॉफिट आता है उसका एक हिस्सा इनके साथ शेयर किया जाता है. तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आर फॉर्म्ड एज ए कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या ट्रस्ट. तो what I said, generally institutions and high net worth individuals invest in AIF as it needs high investment amount. अब हमारे मतलब जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, 2-4 लाख वाले लोग तो AIF में नहीं इन्वेस्ट करते हैं. बिग इन्वेस्टर्स डू इन्वेस्ट इन AIF. PT परस्पेक्टिव से आपको जानना चाहिए कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड 3 कैटेगरी के होते हैं. पहला कैटेगरी वो होता है जिसमें ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वाली कंपनियां जो हैं वो पैसा लगा सकती हैं इन स्टार्टअप्स एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज विच आर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर की हैं, बट ऐसे इंटरप्राइजेज जिसको भारत सरकार ने स्पेशली कैटेगराइज कर रखा है कि ओके फाइन दे शुड बी सपोर्टेड, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में वो लोग आते हैं अगर तो उस तरह के सेक्टर में अगर पैसा लगाया जा रहा है तो दैट विल बी पार्ट ऑफ कैटेगरी 1. कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे AIF लगाते ही है पैसा, बट दीज सेक्टर्स आर नॉट सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली. तो कैटेगरी 2 में आता है इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स फॉर दोज डेट फंड और इक्विटी फंड्स विच डू नॉट गेट एनी स्पेसिफिक इंसेंटिव और कंसेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो
किसी ऐसी कंपनी में, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हैं आप, उसको शेयर में लगा रहे हैं उसके, या टाटा में लगा रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए उसको बॉन्ड्स के थ्रू लोन दे रहे हैं, बट दीज आर नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, डज नॉट फॉलो अंडर एनी कंसेशनल प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट, सो दैट विल कम अंडर कैटेगरी 2। और कैटेगरी 3 में क्या होता है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वाली जो कंपनी होती है, ये समझिए म्यूचुअल फंड जैसी ही कंपनी है, लेकिन म्यूचुअल फंड में हमारे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। तो कैटेगरी 3 में बेसिकली हेज फंड होता है। हेज फंड क्या होता है? हेज मतलब होता है सेफ रखना। आप पैसे का हेजिंग जब करते हैं तो बेसिकली आप क्या करते हैं? हेजिंग मतलब सेफ तरीके से इन्वेस्ट करना। अगर आप पैसे की हेजिंग करना चाहते हैं तो यू डोंट पुट योर एंटायर मनी इन वन बैंक और वन सेगमेंट। आप कुछ पैसा गोल्ड में डाल देंगे, कुछ पैसा प्लॉट में डाल देंगे, कुछ रियल एस्टेट में डाल देंगे, कुछ फिक्स डिपॉजिट में डाल देंगे, कुछ शेयर मार्केट में डाल देंगे। दैट इज़ हाउ यू डू हेजिंग। हेजिंग मीन्स यू मिनिमाइज रिस्क, बट येस व्हेन यू गो फॉर हेजिंग यू मस्ट बी सर्टेन कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट हाई रिटर्न। जब आप रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं तो रिटर्न तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा ना। व्हेन यू गो फॉर हेजिंग द गोल इज टू बीट इन्फ्लेशन बट नॉट गेट टू मच रिटर्न, नॉमिनल अमाउंट ऑफ रिटर्न। तो तीसरा होता है हेज फंड। हेज फंड जो होते हैं वो AIF वाली कंपनियां अलग अलग जगहों पे पैसा लगाती हैं, बट दीज सेक्टर्स आर ऑल्सो नॉट backed by or supported by the government. तो बेसिकली कैटेगरी 1 is supported by the government, 2 and 3 is not supported by the government. 2 में इक्विटी फंड या डेट फंड में लगाया जाता है, 3 में हेज फंड में लगाया जाता है। टॉपिक के बेसिस पे हमने प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द फोर्थ टॉपिक इज ए रिवराइन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म इन असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए हाल फिलहाल में एक MOU साइन किया गया है in order to provide develop riverine based religious tourism circuit in Assam. This MOU was signed between Inland Waterway Authority of India and Assam Tourism Development Corporation ATDC and Inland Waterway Authority of India. इसमें क्या किया जाएगा कि ब्रह्मपुत्रा नदी के अलोंग जो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ब्रह्मपुत्रा नदी के अलोंग जो इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको फेरी सर्विसेज से कनेक्ट किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस ये 7 या 8 हैं, कामाख्या, पांडुनाथ एंड ऑल। इनको फेरी डेस्टिनेशन से कनेक्ट किया जाएगा ताकि आपकी इच्छा हुई तो आप इन सब जगहों को जाकर के घूम सकते हैं। ये जो फेरी सर्विस से कनेक्ट किया जाएगा ये सर्विस होगी हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विसेज। हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विसेज क्या होती हैं? देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। आपने टिकट खरीदा तो वो किसी एक पर्टिकुलर फेरी का टिकट नहीं होगा, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होगा कि सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक। तो उसमें आप क्या करेंगे? सुबह 8 बजे टिकट खरीदा और जो फेरी वहाँ से स्टार्ट हो रहा उस पर चढ़ गए, फिर पहले लोकेशन पे उतर गए और वहाँ पे जितने देर मन हुआ आप रहे। फिर जब वहाँ से चलने का मन हुआ तो जो फेरी सामने से आ रहा है उसको आपने ले लिया। तो जब मन किया हॉप ऑन हो गए, जब मन किया हॉप ऑफ हो गए, चढ़ गए उतर गए, और इस तरीके से रात 8 बजे तक घूमते रहिए। दैट इज़ नोन एज हॉप ऑन हॉप ऑफ फेरी सर्विस। ये स्टार्ट किया जा रहा है रिवराइन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। कभी टूरिज्म पे सवाल आ जाए असम टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया है, याद आ जाए मेंस में तो लिख सकते हैं कि रिसेंटली an agreement between ATDC and Inland Waterway Authority of India was signed in order to promote riverine based religious tourism in Assam. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था IPEF इज़ नॉट ए ट्रेडिशनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो पहला स्टेटमेंट गलत है बट दूसरा सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।